अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम। लेक्चर्स बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और एजेंट्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू एंटी हाइपरटेंसिव हमने डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगी, और वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए तो आप एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट के लेक्चर्स को सुन लीजिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। शुरू करते हैं। देखिए, ये तमाम एजेंट्स, ये तमाम ड्रग्स जो यहाँ इनलिस्टेड हैं, ये सब हम यूज करते हैं टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। और जिसमें हम पहले बात करेंगे डाययूरेटिक्स की। डाययूरेटिक्स क्या होते हैं? डाययूरेटिक्स को हम नॉर्मली वाटर पिल्स भी कहते हैं। ये वो ड्रग्स, वो एजेंट है जिन्हें वाटर पिल्स भी कहते हैं। क्या होते हैं ये? रीनल आयन ट्रांसपोर्टर्स इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, जो किडनी ट्यूब्यूल होता है हमारा, ये जो लाइनिंग होती है, यहाँ पे नॉर्मली ये हो रहा होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनको फिल्टर किया जा रहा होता है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिन्हें रीअब्सॉर्ब किया जा रहा होता है। कुछ अगर एक्सीस इन कंसंट्रेशन है तो उनको बॉडी से पास आउट किया जा रहा होता है। तो ये उसको होने नहीं देते, बल्कि उसकी रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, डाययूरेटिक्स का काम ये है कि जो पेशेंट इन्हें लेते हैं, ये उन पेशेंट्स में सोडियम और वाटर की जो कंसंट्रेशन है, उसको बॉडी से एक्सीस कंसंट्रेशन जो होती है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट या पास आउट करवा देते हैं। यूरिन ज्यादा पास आउट कर पाते हैं। ठीक है, तभी हम इन्हें वाटर पिल्स भी कहते हैं। इन डाययूरेटिक्स को हमने 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। पहली क्लास थायराइड डाययूरेटिक्स, नेक्स्ट वी हैव लूप डाययूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, एंड लास्ट ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए डाययूरेटिक्स यूज की जाती हैं, वो ये 3 क्लासेस यूज की जाती हैं: पोटेशियम स्पेरिंग, लूप डाययूरेटिक्स एंड थायराइड डाययूरेटिक्स। तो इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सवाल ये है, ये तीनों एजेंट्स कहाँ पे एक्ट करेंगे? जवाब ये है, हमें मालूम है कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, मींस इस एरिया में 65% इलेक्ट्रोलाइट की रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है, जिसमें सोडियम भी शामिल है। ठीक है, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर वगैरह, उन सब की बात हो रही है ओवरऑल। तो अब यहाँ पर होता ये है कि जैसे ही ये फिल्ट्रेट आगे फॉरवर्ड किया जाता है, अगर हमने लूप डाययूरेटिक्स यूज की है, तो लूप डाययूरेटिक्स एक्ट आके करेगी असेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, यहाँ पे जो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन हो रही होगी, ये उसे होने नहीं देगा। तकरीबन 25 टू 30% सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे होती है, जिससे इस लूप डाययूरेटिक्स ने इनहिबिट कर देना है। अब सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन जब नहीं होगी, तो होगा ये कि सोडियम और उसके साथ साथ वाटर भी आगे फिल्ट्रेट में फॉरवर्ड किया जाएगा, और उसको यूरिन में ऐड किया जा रहा होगा ताकि वो बॉडी से पास आउट हो जाए, बजाय इसके कि वो रीअब्सॉर्ब होकर वापस सर्कुलेशन में चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यूज कर रहे हैं थायराइड, तो वो कहाँ पे एक्ट करेंगे? ये एजेंट एक्ट करेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे सोडियम की तकरीबन 5 टू 10% रीअब्सॉर्प्शन होती है। ठीक है, ये उसे होने नहीं देगा, ये उसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, अब वो सोडियम जो कि 5 to 10% रीअब्सॉर्ब होना था, वो एब्सॉर्ब नहीं होगा, बल्कि वो भी यूरिन में ऐड हो जाएगा, एंड देन वो भी बॉडी से पास आउट हो जाएगा। थर्ड हम क्या यूज कर रहे थे? पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स। तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा? कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा। और कलेक्टिंग डक्ट पे जो सेल्स होते हैं, अगर मैं इसको जूम करूं, इनलार्ज करूं, तो यहाँ पे 2 तरह के सेल हमें मिलते हैं: प्रिंसिपल और इंटरकलेक्टेड सेल, जो कि 2 हार्मोन से रेगुलेट हो रहे होते हैं, एल्डोस्टेरोन और एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन भी जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम स्पेरिंग ने भी वही काम करना है, एंड देन मैक्सिमम ये यूरिन में वाटर और सोडियम की कंसंट्रेशन को ऐड करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो पहले बात करेंगे थायराइड के बारे में, जो कि यहाँ मैंने बताया था कि 5 to 10% सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को होने नहीं देगा। यहाँ जो होती थी 5 to 10% सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन, उसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो थायराइड की पहले हम बात करते हैं, जो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट कर रहा है। किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, बल्कि अगर हमें डाउट हो कि पेशेंट जो है वो कहीं उसको स्ट्रोक
मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर इस तरफ वो ना चला जाए, तो इन चीजों को भी प्रिवेंट मतलब पहले से रोकना है। प्रिवेंट करने के लिए भी काफी इफेक्टिव रिजल्ट थायराइड ने प्रोड्यूस किए हैं। किस तरीके से काम करता है, सेम वही कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाके एक्ट करेगा, वहां पे जो ट्रांसपोर्टर्स होंगे उनको ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा, एंड देन सोडियम की और वाटर की रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो वो अल्टीमेटली शामिल हो जाएंगे किसमें, यूरिन में, और मैक्सिमम ये एलिमिनेट होंगे बॉडी से, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो इनका जो एलिमिनेशन रेट है वो हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब वाटर मैक्सिमम यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट होगा तो ब्लड वॉल्यूम से वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ब्लड वॉल्यूम लो होगा, और अल्टीमेटली वो किसको लीड करेगा, लो कार्डिक आउटपुट को, प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस लो हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में हाई ब्लड प्रेशर जो है वो लो की तरफ जा रहा है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसको समझने के लिए पहला लेक्चर सुन लीजिएगा जो कि इंट्रोडक्शन दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कौन कौन से एजेंट हैं जो इंक्लूड होते हैं थायजाइड में, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड वी हैव क्लोरोथायजाइड। कॉमनली हाइड्रोक्लोरोथायजाइड यूज किया जा रहा होता है, और जो इनके एडवर्स इफेक्ट हैं वो क्या है, हाइपोकैलीमिया मींस लो लेवल हो जाता है पोटेशियम का, क्योंकि वो भी यूरिन के साथ इतने ज्यादा क्वांटिटी में यूरिन पास करने से ही होता है ये कि पोटेशियम भी उस यूरिन में ऐड होके बॉडी से पास आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो जिसकी वजह से हाइपोकैलीमिया कंडीशन फेस करनी पड़ जाती है। कंटिन्यूअसली पेशेंट को मॉनिटर भी किया जा रहा होता है, पोटेशियम लेवल उसका चेक किया जा रहा होता है। हाइपरयूरिक्सीमिया एंड 10% पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया भी देखा गया है। नेक्स्ट वी हैव लूप डायूरेटिक्स। इसको हम हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्ट करता है असेंडिंग लिम्ब में ना, तो इसीलिए इसको हाई सीलिंग कहते हैं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, डिसेंडिंग की डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड असेंडिंग की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, इसीलिए हम इसको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं। ये किन पेशेंट में दिया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए तो दिया जा रहा है, बट उन पेशेंट में भी काफी इफेक्टिवली इसने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं जिनके जो रियल फंक्शन थे वो पुअर शो हुए थे। ठीक है, क्या करते हैं ये, अल्टीमेटली कॉज कर देंगे रीनल वेसिकुलर एक्टिविटी को लो कर देंगे, जो कि लीड करेगा रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज को, और इस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जा रहा होता है। कौन कौन से एजेंट इसमें शामिल हैं लूप डायूरेटिक्स में, फ्यूरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड, ब्यूमेटाइनाइड एजेंट इसमें शामिल हैं। इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, सेम वही, हाइपोकैलीमिया, इसमें ऑटोटॉक्सिसिटी भी देखी गई है, मींस पेशेंट जो है वो डेफनेस की तरफ जा रहा होता है, उसको सुनने में डिफिकल्टी हो रही होती है, मैग्नीशियम का लेवल जो है वो लो हो जाता है, और हाइपर यूरिक्सीमिया भी देखा गया है। अगर ये जो लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड, ये दो जो एजेंट हैं ये फर्स्ट लाइन एजेंट हैं टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। अगर कोई रिस्पॉन्स शो ना करे तो फिर हम मूव करेंगे पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट्स की तरफ ना। ये जो डायूरेटिक्स हैं पोटेशियम स्पेयरिंग हम इस्तेमाल करते हैं, कोई पेशेंट लेट्स सपोज हमारे पास आया, लेट्स सपोज हमारे पास आया और हाइपरटेंशन की कंप्लेंट कर रहा है, और हार्ट फेलियर भी वो है, इस कंडीशन के साथ भी आया है, हार्ट फेलियर की वजह से हमने क्या करना है, उसको दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स को यूज करना है। ना सिर्फ ये रिड्यूस करेगा पोटेशियम के लॉस को यूरिन में, बल्कि इस हार्ट फेलियर कंडीशन की वजह से जो लॉस उसे हुआ था, कार्डिक रीमॉडलिंग को भी मैनेज करने के लिए पोटेशियम स्पेरिंग काफी इफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को भी ट्रीट करने के लिए पोटेशियम स्पेरिंग हम यूज करते हैं। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म मींस जो एल्डोस्टेरोन है उसकी सिक्रीशन ज्यादा हो रही है। अब इस हार्मोन का काम क्या है, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देना। सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली वाटर रिटेंशन भी होगी, मींस वाटर भी रीएब्जॉर्ब ज्यादा होगा, और जो लीड करेंगे हाई ब्लड प्रेशर को। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स को यूज करते हैं। कौन कौन से एजेंट इनके अंदर शामिल हैं, इनमें जो इंक्लूड हैं दैट इज एमिलोराइड, और इसके अलावा हमारे पास ट्राइएमिट्रिन है, स्पिरोनोलेक्टोन है, और फिर हमारे पास एप्लेरिनोन है। एडवर्स इफेक्ट में गैस्ट्रिक अपसेट शामिल है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, मेल्स में गायनिकोमेस्टिया हो जाता है, और इसके अलावा फीमेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखी गई है। नेक्स्ट वी हैव बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स आपको जिस वक्त
बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट हमने डिस्कस किया था, काफी डिटेल में हमने इस पर बात की थी। तो बीटा ब्लॉकर्स को आपको मालूम है क्लासिफाई कर दिया गया है जो 3 क्लासेस, नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव एंड जो पार्शियल एक्टिविटी शो करते हैं वो तीसरी क्लास है। नॉन सिलेक्टिव मींस हम टॉकिंग अबाउट ऐसे एजेंट, ऐसे बीटा ब्लॉकर जो ना सिर्फ बीटा 1 बल्कि वो बीटा 2 रिसेप्टर के साथ भी बाइंड करेंगे, वो किसी एक को लेकर सिलेक्टिविटी शो नहीं करेंगे। नॉन सेलेक्टिव एजेंट में हमारे पास प्रोपेनोल है जो कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है, और ये मेनली जो बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में मौजूद होते हैं उनसे जाके बाइंड करेगा एंड देन उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। एसए और एवीए एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी, हार्ट वर्क डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है, डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अल्टीमेटली कार्डिक रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और ये हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा रहा होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो नॉन सेलेक्टिव एजेंट है वो टेमोलॉल और नेडोलॉल है। ये ग्लाउकोमा को ट्रीट करने के लिए भी यूज किए जा रहे होते हैं, बट इनको हम फिर भी यूज कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए। ज्यादा पोटेंट देखे गए प्रोप्रानोल से। फिर हमारे पास है सेलेक्टिव एजेंट। सिलेक्टिव एजेंट आपको मालूम है या तो ये एजेंट सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करके उनको ब्लॉक करेंगे, या ये बीटा 2 रिसेप्टर के साथ बीटा 2 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करके उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, किसी एक को लेकर सिलेक्टिव होंगे। बट क्योंकि यहाँ पे हम हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाले बीटा 1 ब्लॉकर्स की बात करेंगे जो कि मेनली हार्ट में लोकेटेड होता है। आपको मालूम है कौन कौन से एजेंट हैं जो बीटा 1 ब्लॉकर्स में काउंट होते हैं, जिनको कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी कहते हैं। एसब्यूटालॉल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और एस्मोलॉल। जो मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट, बेहतरीन जो रिजल्ट दिया है वो एटिनोलॉल और मेटोप्रोलॉल ने दिया है। इसको हम यूज करते हैं टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। पार्शियल एक्टिविटी जिन्होंने शो की, और इसके अलावा ऐसे ब्लॉकिंग एजेंट जो कि एड्रेनोसेप्टर यानी दोनों अल्फा और बीटा रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करके उनको ब्लॉक कर देंगे, उसमें जो काउंट होते हैं वो लेबिटोलॉल एंड कार्बिटोलॉल है। ये ना सिर्फ बीटा ब्लॉकर्स हैं बल्कि ये अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसको भी ब्लॉक कर देंगे। अल्फा 1 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट हो जाए तो वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है जो कि अल्टीमेटली लीड करता है हाई ब्लड प्रेशर को, तो ये उस अल्फा 1 ब्लॉकर को ही ब्लॉक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।